हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की इस क्लास में हम करेंगे मॉडल पेपर हिंदी का क्लास 12th के लिए हिंदी कंपलसरी का मॉडल पेपर। और आज हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे। ये जो मॉडल पेपर है इसका आपने पहला भाग और दूसरा भाग देख लिया होगा, जिसमें हमने अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश करके रिक्त स्थान वाले प्रश्न उत्तर हमने कर लिए थे। अगर आपने वो दोनों वीडियोस अभी नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग ये पूरा का पूरा देख लीजिए। और आज हम करेंगे इसका तीसरा पार्ट और इसमें हम करेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो इसके पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, ये है तीसरा प्रश्न। लिखा है निम्नलिखित अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि आप जब लिखो ना तो आपको प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है। निम्न पारिभाषिक शब्दों का अर्थ लिखिए, ये तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्रम संख्या लगाइए 3 और 3 का फिर कोष्टक में लिखिए 1, ठीक है। और 1 करके आप यहाँ पे जैसे लिखेंगे अडॉप्ट, तो इसके आगे लिखना उत्तर और उत्तर लिखिए। अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना, ऐसे आपको उत्तर लिखना है। उसके बाद फिर आप लिखेंगे बी का मतलब बी जो एग्री है तो एग्री लिख देना आप, है ना। इतना तो लिख ही देना, पूरा प्रश्न नहीं लिखो लेकिन एग्री लिख देना। और उसके बाद फिर आप उसका उत्तर लिख देना सहमत होना। तो ये हमने दोनों कर लिए। एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना और एग्री का मतलब होता है सहमत होना। तो ये जो पारिभाषिक शब्द है इन्हें आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि 3 प्रश्न पूछे जाते हैं 3 नंबर के। नेक्स्ट आपका एक और पारिभाषिक शब्द है, आपको इस तरीके से मिलेगा कि वार्षिक शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द क्या है। तो वार्षिक के लिए आप लिखेंगे एनुअल, है ना। ईयरली भी लिख सकते हैं, YEARLY, ईयरली भी लिख सकते हैं और एनुअल भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इन शब्दों को याद करिएगा। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है तीसरा। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। सभी जानते हैं भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन था, है ना। लक्ष्मीन था। आप कोष्टक में लक्ष्मी भी लिख सकते हैं, तो आप कोष्टक बना करके लिखिए लक्ष्मी, लेकिन एक्चुअल नाम जो है ना वो उसका था लक्ष्मीन, मतलब देसी नाम है। लोकल देशज शब्द का प्रयोग आपको करना है, क्योंकि किताब में भी देशज शब्द का प्रयोग किया है। स्वाभाविक रूप से लक्ष्मीन का नाम लक्ष्मी होता है, लेकिन चूंकि उसका नाम लक्ष्मीन है तो आपको भी लिखना है लक्ष्मीन। और आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है सत्यता या तथ्यता किसकी विशेषता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि सत्यता या तथ्यता फीचर की विशेषता है, ठीक है। ये हम फीचर वगैरह सारे कंप्लीट पढ़ेंगे आगे, तो उसकी कंप्लीट डिटेल जानकारी हम प्राप्त करेंगे। अगला क्वेश्चन है रोजी रोटी की तलाश में यशोधर पंत दिल्ली में किसकी शरण में आए थे। युवावस्था में जब यशोधर पंत जब दिल्ली आए थे तो यहाँ पर किसके यहाँ पर रहे थे। तो इसका उत्तर आप लिखना है कि रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली में आए थे। दिल्ली में जब यशोधर पंत आए थे तो यहाँ पर वो किशन दा की शरण में आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है सिल्वर वेडिंग कहानी किस द्वंद्व पर आधारित है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि सिल्वर वेडिंग कहानी पुरानी पीढ़ी और आज की युवा पीढ़ी के विचारों में आए अंतर के द्वंद्व पर आधारित है। एक तरफ हैं यशोधर पंत और किशनदास जैसे पुरानी पीढ़ी के लोग, और दूसरी तरफ हैं यशोधर पंत के परिवार, जिसमें उनके पुत्र, उनकी पुत्री और उनकी पत्नी तक भी जो है वो एक प्रकार से इनके विचारों में अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला कि लेखक की माँ उदास और निराश क्यों थी। जूझ पाठ के अनुसार आंसर लिखिए। तो आप लिखेंगे कि लेखक की माँ अपने पति के हठ के कारण उदास और निराश थी, और दूसरा जो है वो उसके पुत्र को भी खेती के काम में लगा दिया था, पढ़ने नहीं जाने देना चाहते थे। तो इस वजह से उसकी माँ जो है लेखक की वो हताश, निराश और उदास थी। अगला प्रश्न है लेखक ने माँ को किसके पास चलने के लिए कहा था। तो लेखक ने माँ को दत्ताजी सरकार के पास चलने के लिए कहा था, ताकि वो अपने पिता को समझा सके, है ना। अपने पिता को समझाने का और कोई उपाय जब इन्हें न सूझा तो दत्ताजी सरकार जो कि गांव के सम्मानित व्यक्ति थे, तो इनसे जो है इन्होंने पिता को समझाने का प्रयास करने की कोशिश की थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इसी तरीके के अगर और मॉडल पेपर्स आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे। एजुकेशन राइज हमारा ऐप है प्ले स्टोर पर,
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं क्लास 12 के लिए आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर ऊपर राइट हैंड साइड कॉर्नर में दिए हुए हैं, वहाँ पे आप मैसेज भेजेंगे, आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां प्रश्न है कि दत्ताजी राव ने दादा को मुख्य रूप से किस बात पर डांटा था? जूझ पाठ के आधार पर बताइए। तो दत्ताजी राव ने दादा को लेखक की पढ़ाई छुड़वाने के संबंध में डांटा था, क्योंकि लेखक को खेती के काम में लगा दिया गया था, उन्हें पढ़ाई नहीं करने दी जा रही थी, स्कूल नहीं भेजा जा रहा था। तो इस बात पर जो है वो लेखक के दादा को, दादा मैंने पिता है ना, लेखक के पिता को दत्ताजी सरकार ने डांटा था। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, रघुवीर सहाय की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। कई सारी रचना है, आप 2 लिख दीजिए, जैसे आत्महत्या के विरुद्ध और सीढ़ियों पर धूप। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, जैनेन्द्र कुमार का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जैनेन्द्र का बाजार दर्शन पाठ जो है वो हमारे सिलेबस में है। लिखेंगे कि जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये हमने किया है अभी जो आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न हैं। और अब हम करेंगे खंड ब। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, इनको कवर करने के लिए अति लघुत्रात्मक प्रश्न साथ ही साथ आपके जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं, तो इन दोनों के लिए हम शाम को चलाते हैं लाइव क्लास, जिसमें हमारे साथ कई स्टूडेंट जुड़ते हैं और वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। और अगर आप में से कोई नया स्टूडेंट है जो पहली बार चैनल पर आया है, तो आप भी हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। शाम को 8 बजे रेगुलरली होती है हमारी लाइव क्लास, और उसके नोटिफिकेशन के लिए अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लास जब भी लाइव होती है उस समय आपको नोटिफिकेशन मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही क्लास लाइव होगी उस समय आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जब क्लास लाइव होती है उस समय हम आपको नोटिफिकेशन भेजते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा इसी प्रकार के बाकी सब्जेक्ट के अगर मॉडल पेपर आप प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ऐप में हमने आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा अवेलेबल करवाई है। वहाँ पर आप ऑनलाइन टेस्ट दे करके और अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि कितने में से कितने सवाल आपके राइट हो रहे हैं, और जो सवाल गलत हुआ उसका राइट आंसर क्या, वो भी आपको सब ऐप में मिल जाएगा। हाथों हाथ तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा जब भी आप टेस्ट कंप्लीट करेंगे तब। तो आप डाउनलोड ज़रूर करिएगा, वहाँ पर हमारे सभी PDF मिल जाएगी और वहाँ पर आपको कोर्सेज भी मिल जाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो लेते हम निम्नलिखित लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न है, ब्रेकिंग न्यूज़ का क्या आशय है? ब्रेकिंग न्यूज़ किसे कहते हैं? जैसे कि हम टीवी पर समाचार देखते हैं तो नीचे कई बार हेडिंग आती है ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होती है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो देखिए लिखा है, देखो ये जो बड़े प्रश्न है ना, इसमें से छोटे भी बन सकते हैं, इसमें से रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी आपके कवर हो जाएंगे और अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी इसमें से पूछे जा सकते हैं। लिखना है कि ब्रेकिंग न्यूज़ का दूसरा नाम फ्लैश भी है। ओके, और इसके अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण या बड़े समाचार को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाया जाता है। मतलब जो डिटेल जो समाचार होता है वो आना होता है या फिर दर्शकों को पहुंचाना होता है, उससे पहले एक छोटा संक्षिप्त समाचार जो दर्शकों तक पहुंचाया जाता है, तो उसको फ्लैश कहते हैं या फिर उसको ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं, है ना। जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ कह करके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं उदाहरण लिखा है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला, मतलब पहले आएगा ब्रेकिंग न्यूज़ और उसके बाद फिर आपको इस तरीके से दिखाया जाएगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला। या फिर जोधपुर जैसे हाल ही की घटना है, जोधपुर में भीषण गैस कांड। तो इस तरीके से एक संक्षिप्त समाचार पहुँचाया जाता है तुरंत, ओके, और बाकी फिर बाद में डिटेल समाचार पहुँचाया जाता है। आगे लिखा है, जैसे नेपाल में आया भीषण भूकंप, या फिर 2 रेलगाड़ियों में टक्कर, 10 मरे, सैकड़ों घायल। ऐसे कई सारे उदाहरण जो हम ले सकते हैं। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी उदाहरण जरूर दीजिएगा। ओके, बेस्ट आंसर देने का तरीका ये है कि जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका संक्षिप्त में सटीक आंसर देना है और पीछे आप 1 आधा या 2 उदाहरण दे सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पांचवा, एनकोडिंग से आप क्या समझते हैं? एनकोडिंग किसे कहते हैं? एक होता है एनकोडिंग और दूसरा होता है डीकोडिंग। तो एनकोडिंग किसे कहते हैं? तो देखिए कि जब संदेश को भेजने के लिए शब्द, संकेत या ध्वनि चिन्हों का उपयोग किया जाता है, मतलब हम कोई भी संदेश भेजना होता है हमें किसी के पास, जैसे कि मान लीजिए टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जब हम बात करते हैं तो हमारी जो बात होती है, हमारे जो शब्द होते हैं, वो शब्द को उसके भीतर जब पहुंचाया जाता है टेलीफोन के माध्यम से या फिर मोबाइल के माध्यम से, तो जो शब्द होते हैं उनको एक ध्वनि चिन्हों में जो है बदला जाता है, मतलब एक कूट चिन्हों में बदला जाता है। तो भाषा भी एक प्रकार का कूट चिन्ह या कोड होता है, उस कोड में जब उसे बदला जाता है ताकि वो प्राप्तकर्ता तक पहुंच सके और वहां जाकर के फिर उसका डिकोड किया जाता है। ठीक है, तो अतः प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों में संदेश बांधना कूटीकरण या एनकोडिंग कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका छठा प्रश्न है, क्लाइमैक्स किसे कहते हैं? क्लाइमैक्स, ओके। तो क्लाइमैक्स देखिए क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए उल्टा पिरामिड शैली होती है ना, समाचार लेखन की जो उल्टा पिरामिड शैली होती है उसमें क्लाइमैक्स आता है। जैसे कोई स्टोरी होती है, कहानी होती है, तो उस कहानी का एक क्लाइमैक्स होता है। तो क्लाइमैक्स क्या होता है कि किसी भी घटना, सूचना आदि का संपूर्ण उद्घाटन का वास्तविक रूप से परिचय कराना या उस चरम बिंदु पर पहुंचाना जहां से पूरी घटना का सार समझते हुए निवारण की ओर दिशा परिवर्तित होती है। मतलब आपको सारी की सारी चीज उस उच्चतम बिंदु पर पहुंचना जहां पर आपको वो पूरी बात समझ में आ जाए, और उसके बाद अगर कोई समस्या है तो समस्या के बाद में हम फिर क्या करते हैं, समाधान की ओर अग्रसर हो जाते हैं। वो जो बिंदु होता है वो क्लाइमैक्स कहलाता है, और वह बिंदु जो है वो क्लाइमैक्स कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सातवां, कविता के बहाने शीर्षक कविता का कथ्य स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखेंगे कि कविता चिड़िया की उड़ान और फूलों के विकास से भी अधिक काल्पनिक उड़ान और भावात्मक सुगंध वाली होती है। कवि ने यहाँ पर कविता जो है, कविता के बहाने शीर्षक से जो कविता लिखी है, इसमें कविता की तुलना दो चीज़ों से उसकी तुलना करी है। एक तो चिड़िया की उड़ान से और एक है फूलों के खिलने से या फूलों की सुगंध से, और तीसरी चीज़ है बच्चों के साथ उस कविता की समानता दर्शाई है। तो कविता जिस तरीके से चिड़िया उड़ान भरती है, चिड़िया अपने पंखों के माध्यम से उड़ान भरती है, उसी तरीके से कविता कल्पना के माध्यम से उड़ान भरती है। जिस तरीके से फूल चारों तरफ सुगंध बिखेरते हैं, उसी तरीके से कविता भी अपने भावों को चारों तरफ, विचारों को चारों तरफ बिखेरती है। और तीसरा है बच्चों का खेल होता है। तो कविता बच्चों के खेल जैसी आनंददायी होती है, लेकिन आज के युग में यांत्रिकता के दबाव में कविता के अस्तित्व पर संकट आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है आठवां, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किन पर व्यंग्य किया गया है? इसका आंसर देखिए, लिखा है कि प्रस्तुत कविता में जो कैमरे में बंद अपाहिज है, इसमें दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों और मीडिया व्यवसाय पर व्यंग्य किया गया है, क्योंकि ये लोग अपाहिजों के दुख दर्द को अपने कार्यक्रमों की लोकप्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से दिखाते हैं और अपना व्यवसाय चमकाने के लिए संवेदनाहीन आचरण करते हैं। मतलब वो केवल अपनी भलाई देखते हैं, वो केवल अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, और इसलिए वो अपने उद्देश्य को ध्यान में रख करके कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, न कि उन अपाहिजों का, गरीबों के दुख दर्द को समझते हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार से जो मीडिया व्यवसाय है या फिर जो दूरदर्शन के जो कार्यक्रम संचालक हैं, उस पर लेखक कवि ने व्यंग्य किया है। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां, त्याग और दान के विषय में जीजी के क्या विचार थे? काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर बताइए। तो देखो जीजी ने क्या कहा था इस संबंध में। जीजी के विचार थे कि जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले खुद देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, बिना त्याग के दान नहीं होता। जीजी ने कहा कि जैसे आपको अनाज प्राप्त करना चाहते हो आप, तो पहले अनाज के कुछ दाने आपको जमीन में बोने पड़ेंगे, तो पहले त्याग करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप जो है वो आपको प्राप्त होगा। तो उसी तरीके से जो पानी है, अगर हमें बारिश चाहिए, अगर हमें पानी चाहिए, तो पहले हमें बाल्टी भर भर के जो उन बच्चों पर जो पानी ढोला जाता था, वो एक प्रकार से उसको त्याग बता रही है जीजी कि हमें सख्त जरूरत है पानी की। इस भयंकर अकाल में, इस भयंकर धूप में, इस भयंकर तेज गर्मी में हमें सख्त जरूरत है, और उसके बावजूद भी हम उस पानी को अगर इन बच्चों पर, बंदर सेना पर, है ना, मेंढक मंडली पर अगर हम डालते हैं तो इंद्र देवता प्रसन्न हो जाते हैं और हमें फिर बदले में बहुत सारा पानी देंगे। क्या कहती है देखो जीजी कि जीजी के अनुसार जो चीज़ तुम्हारे पास बहुत कम है और जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत है,
उसका अगर आप दान करते हो, इसका अगर आप त्याग करते हो, तो उसका त्याग करने से ही लोक कल्याण होता है। तो ये थे जीजी के विचार। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, भक्तिन के आने से महादेवी के जीवन में क्या परिवर्तन आने लगा। देखिए, जब भक्तिन यानी कि लक्ष्मी जब महादेवी के संपर्क में आई तो उसके बाद में महादेवी के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए। भक्तिन के आने से महादेवी के जीवन में यह परिवर्तन आने लगा कि वह साधारण देहाती जीवन जीने की सोचने लगी, क्योंकि भक्तिन ने उसे अपने अनुसार ढालने का प्रयास किया। खुद कभी भी जो है शहरी जीवन नहीं अपनाया या कोई भी चीज़ को उसने नहीं अपनाया, लेकिन महादेवी को अपने सारी चीज़ें अपनाने पर मजबूर कर दिया। अपनी असुविधा को छिपाने लगी महादेवी, है ना। उसके द्वारा पकाए गए देहाती भोजन खाने लगी और उससे दंत कथाएं सुनकर उन्हें कंठस्थ रखने लगी। तो ये विभिन्न प्रकार के परिवर्तन महादेवी में आने लगे। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां, यशोधर बाबू अपने घर में देर से क्यों आते हैं। तो देखिए, यशोधर बाबू का उनके परिवार के जो बाकी सदस्य हैं उनके साथ बहुत कम तालमेल बैठता है। तो यशोधर बाबू अपने घर में अपने आप को तिरस्कृत और उपेक्षित समझते हैं। उनका छोटी छोटी बातों पर बच्चों और पत्नी से मतभेद रहता है और इसलिए बेचारे जितना हो सके उतना घर से दूर रहने की कोशिश करते हैं और इसीलिए वो घर काफ़ी देर से आते हैं। तो दोस्तों, ये हमने खंड ब तक के जो क्वेश्चन से वो कंप्लीट किए हैं और नेक्स्ट हमारा रहेगा खंड स और खंड द, तो उसको हम अगले वीडियो में लेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। जो नए स्टूडेंट हैं वीडियो को लाइक करके जाइए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।